नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है देवनागरी लिपि की विशेषताएं। आपका यूपीएससी का जो सिलेबस है उसका जो खंड का है उसका जो चैप्टर है वह है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। तो आज हम पढ़ेंगे देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि या फिर नागरी लिपि दोनों एक ही लिपि के दो नाम हैं, क्योंकि संस्कृत जिसे देववाणी कहा जाता था उसे नागरी लिपि में लिखा जाता था। इसीलिए संस्कृत को हम लिखते हैं नागरी लिपि में। और संस्कृत चूंकि देववाणी मानी जाती है इसलिए नागरी का नाम पड़ गया देवनागरी। और नागरी की जहाँ तक बात है, गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा प्रारंभिक समय में इसका प्रयोग किया जाता था शुरुआत में, इसीलिए इसका नाम नागरी पड़ गया। और भी बहुत सारे इस संबंध में विचारधाराएं हैं। खैर, उस पर मैं ज़्यादा गहराई से नहीं जाता हूँ। देवनागरी लिपि से संबंधित 3-4 प्रश्न आते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यूपीएससी में, जो प्रायः पूछे जाते हैं। एक तो है देवनागरी लिपि की विशेषताएं, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। दूसरा है देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता अथवा नागरी लिपि की वैज्ञानिकता, कि यह विश्व की सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी लिपि के गुण दोष, और देवनागरी लिपि को मानक बनाने में इसको सुधार करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए। नागरी लिपि अथवा देवनागरी लिपि को सुधार करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए इस लिपि में सुधार करने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि में असंख्य विशेषताएं विद्यमान हैं, मतलब क्वालिटीज या गुण। वस्तुतः यह विश्व की समस्त वर्तमान लिपियों से श्रेष्ठ एवं वैज्ञानिक है। मतलब बाकी जिन टॉपिक पे मैंने अभी चर्चा किया है उस पर मैं बाद में लेक्चर सीरीज लेकर आऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यह सबसे ज्यादा श्रेष्ठ लिपि है और वैज्ञानिक लिपि है, ऐसा माना जाता है। आइजक पिटमैन नाम के जो भाषा वैज्ञानिक है, जो विद्वान है, इनका मानना है संसार की यदि कोई लिपि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी ही है। ये बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक, इनका यह कहना है। मोनियर विलियम्स नाम के एक अन्य विद्वान है, इनका कहना है देवनागरी में यद्यपि जेड और एफ, मतलब ये जो नुक्ता वाले जो हैं ज और फ, जो अरबी फारसी में प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे जिंदगी, फनकार, फन, तो इसके लिए ये वर्ण नहीं है, फिर भी यह सभी ज्ञात लिपियों में सबसे अधिक पूर्ण एवं संतुलित है। लेकिन यहां पर यह बताना चाहूंगा आपको, यहां यह उल्लेखनीय है कि विलियम्स द्वारा बताए गए इस अभाव को भी देवनागरी ने दूर कर लिया है और इन वर्णों को अपना लिया है। जैसे हम जिंदगी लिखते हैं तो ज के नीचे हम क्या लगा देते हैं, नुक्ता लगा देते हैं, तो यह हो गया जिंदगी। तो अब इसको दूर कर लिया गया, हमने उस इन जो वर्णों को, इनको हिंदी में भी अपना लिया है। नुक्ता वाले जो हमारे पास वर्ण हैं जो अरबी फारसी से आए हुए हैं। देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी, आइए देखते हैं। यह भाषा के अंतर्गत आने वाले अधिक से अधिक ध्वनि चिन्हों से संपन्न है। मतलब हम उच्चारण करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, उनके लिए हमारे पास ध्वनि चिन्ह है। इसमें परंपरागत रूप से 11 स्वर हैं तथा 33 व्यंजन हैं। इसके अतिरिक्त ढ़, ढ़, क, ख, ग, ज, फ, इन ध्वनियों के लिए भी चिन्ह बने हुए हैं जो अरबी फारसी से आए हुए हैं, जैसे कलम है ना, और गजल, इस टाइप से। नुक्ता वाली जो ध्वनियां, इनके लिए भी चिन्ह बने हुए हैं। श, त्र, ज्ञ और स्र। संयुक्त व्यंजनों के लिए भी अलग चिन्ह है। संयुक्त व्यंजन के लिए भी अलग चिन्ह है, मतलब जैसा जो भी हम बोलते हैं उसके लिए हमारे पास चिन्ह है लिपि में। संस्कृत भाषा के लिए अलरी, मतलब ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है, इनका भी प्रयोग होता है। इसकी वर्णमाला में पहले स्वर और उसके बाद व्यंजन आते हैं और उसके बाद संयुक्त व्यंजन आते हैं। जब आप वर्णमाला को आप देखेंगे, पहले तो स्वर आते हैं आ ई उ ऊ, उसके बाद व्यंजन आते हैं क वर्ग, क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ढ त थ द ध न, यर अलावा, उसके बाद स्र स स ह शत्र ज्ञ। तो अंतिम में संयुक्त व्यंजन आते हैं जो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। स्वरों में भी ह्रस्व और दीर्घ के युग्म साथ साथ आते हैं। आ, पहले आ गया, ह्रस्व स्वर आ गया जिसे हम लघु स्वर कहते हैं, और आ गया जिसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व को लघु स्वर भी कहते हैं। यह मूल स्वर होता है। ह्रस्व स्वर में क्या किसी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती, यह अपने आप में मूल अथवा स्वतंत्र होते हैं, जैसे अ, ई, उ, ये सब। दीर्घ, इसमें कम सांस लेने की जरूरत पड़ती है। और जो दीर्घ स्वर है आ, ई, इसमें थोड़ा अधिक समय लगता है, ज्यादा श्वास की जरूरत पड़ती है। और तीसरा स्वर होता है प्लुत, जैसे ओम। ओम में जो 3 लिखा होता है वो होता है प्लुत। तो इसमें ह्रस्व और दीर्घ के युग्म साथ साथ में आते हैं। प्लुत स्वर का प्रयोग होता है संस्कृत में ओम में, जो ऐसे तीन लिखा होता है, ऐसे।
ओम में जैसे आप देखेंगे ओम, ये ओ हो गया और ये हो गया, ये इसको प्लुत बोलते हैं। तो व्यंजनों की दृष्टि से भी देवनागरी का क्रम पूरी तरह से वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकता के ऊपर प्रश्न आता है। इसके बाद उच्चारण की दृष्टि से क वर्ग कंठ है, कंठ से उच्चारण होता है का। च वर्ग ताला भी है, तालु से उच्चारण होता है, मुंह का जो ऊपरी भाग होता है। और मूर्धन्य, ट वर्ग मूर्धन्य है, त वर्ग दंत है, दांतों का स्पर्श होता है जीभ का। और प वर्ग ओष्ठ है, जैसे प प ऐसे बोलूंगा तो होंठ अपने आप में टच होते हैं। तो इस पर ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, यह भाषा विज्ञान से संबंधित मैटर है। आपका उद्देश्य है कि इन चीजों को जानना। क से म तक सभी वर्ण स्पर्श कहलाते हैं, मतलब जीभ का कहीं ना कहीं मुंह में स्पर्श जरूर होता है। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है और तीसरा चौथा तथा पांचवा सघोष होता है। पहला मतलब जैसे क हो गया, फिर ग हो गया, तीसरा तो अघोष होता है। अघोष का मतलब क्या होता है, इसमें ज्यादा श्वास नहीं निकलता मुंह से, और सघोष में मुंह से ज्यादा श्वास निकलता है ना, तो यह सघोष होता है। पहला तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, तो दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। अल्प प्राण क्या होता है, अल्प प्राण मतलब जिसका जब हम उच्चारण करते हैं, जो हमारा वोकल कार्ड है जिसे हम स्वर तंत्री कहते हैं, इस पर कम झंकार उत्पन्न होता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं होता, ज्यादा ट्रेबल नहीं होता है ना, ज्यादा हिलता नहीं है ये, तो इसे बोला जाता है अल्प प्राण। और महाप्राण में बहुत ज्यादा गूंज होती है, गूंज जैसे होते हैं जिसको नाद बोलते हैं, गूंज। तो जो वोकल कार्ड है स्वर तंत्री में, इसमें ज्यादा क्या होता है, मूवमेंट होता है, हिलता है। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण नासिक के होता है। नासिक के मतलब जिसका नाक से उच्चारण करते हैं। यर लव ह सघोष है और श स स अघोष है। सघोष मतलब सघोष मतलब मैं बता चुका हूं, जिसमें ज्यादा हमारे मुंह से श्वास बाहर आती है, हवा बाहर आती है। अघोष मतलब कम बाहर आती है हवा, इसे हा टाइप की ध्वनि इसमें कम सुनाई देती है, सघोष में ज्यादा सुनाई देती है। ये सबको आपको याद कर लेना है, ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इन जिन बातों का मैंने यहाँ पर उल्लेख किया है उसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जो लिपि चिन्ह जिस ध्वनि का द्योतक है उसका नाम भी वही है, जैसे अ ई क ख ज म, मतलब हम जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसे ही हम लिखते हैं, तो इसमें कोई साइलेंट नहीं रहता है। जैसे पी टू पुट है, बी टू बट है, इंग्लिश में जो होता है, नॉलेज में के साइलेंट है, साइकोलॉजी में पी साइलेंट है, वैसा यहाँ पर कुछ नहीं है। जो हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं, और जो हम लिखते हैं वही हम पढ़ते हैं। इसके बाद हिंदी में री को हम ऐसे उच्चारण करते हैं री, तथा श को छोड़कर शेष सभी ध्वनियों में से प्रत्येक के लिए एक लिपि चिन्ह है। री के लिए हमारे पास दो चिन्ह है, ये री ऋषि का हो गया और ये री हो गया। वैसे श और श इन दोनों को हम अलग अलग उच्चारण नहीं कर पाते, लेकिन इनके लिए अलग चिन्ह यहाँ पर बने हुए हैं। तो स श तीन प्रकार से होते हैं। हिंदी की देवनागरी लिपि में एक चिन्ह से एक ही ध्वनि व्यक्त होती है, मतलब एक चिन्ह हमने जहां पर लिख दिया तो हम उस चिन्ह का उच्चारण करते हैं, तो एक चिन्ह से एक ही ध्वनि का हम उच्चारण करते हैं, उसको बोलते हैं। देवनागरी लिपि में उच्चारण की दृष्टि से समान लिपि चिन्हों में आकृति में भी समानता देखने को मिलती है। जैसे एक जैसे उच्चारण वाली जो लिपि है तो उनमें लिपि चिन्हों में भी समानता दिखाई देती है। जैसे ट और ठ लगभग एक जैसे दिखते हैं, ड और ढ एक जैसे दिख रहे हैं, ड़ और अढ़ ये भी एक जैसे दिख रहे हैं, प और फ, मतलब उच्चारण की दृष्टि से जो ध्वनियां समान है तो उनके जो लिपि चिन्ह है वह भी समान है। देवनागरी लिपि अक्षरिक लिपि है। अक्षरिक लिपि में हर वर्ण के लिए एक ध्वनि होती है और हर अक्षर का उच्चारण किया जाता है। यह मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि जैसा हम बोलते हैं वैसे उच्चारण करते हैं, और जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसे ही हम इसको लिखते हैं। जैसा हम लिखते हैं वैसे उसका उच्चारण करते हैं, और जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसा ही उसको लिखते हैं, प्रत्येक ध्वनि को। इसमें प्रत्येक व्यंजन में अ का स्वर का योग रहता है। व्यंजन जैसे क है, एक व्यंजन है क, तो क के साथ क्या है, आ जुड़ा हुआ है। जैसे क क्या हो गया, क हलंत लगा दिया और हमने ये आ लिख दिया, तब ये बन गया क। क बोलने से क्या होता है, क आ, क आ की ध्वनि इसमें जुड़ी रहती है। कुछ विद्वान इसे लिपि का गुण मानते हैं तो कुछ दोष, परंतु यह निश्चित है कि इससे रोमन आदि अनाक्षरिक लिपियों की तुलना में कम स्थान घिरता है। जैसे हमने क लिख दिया तो आ शामिल है, कम स्थान घिरता है। देवनागरी लिपि में स्वर यदि स्वतंत्र रूप से आते हैं तो पूरे वर्ण चिन्ह का प्रयोग होता है, परंतु यदि व्यंजन के साथ आने पर पूरे वर्ण के स्थान पर मात्रा का प्रयोग किया जाता है, इससे भी स्थान की बचत होती है। जैसे हम बोलते हैं आम, यदि हमने बोल दिया आम, तो आम स्वतंत्र रूप में प्रयोग में आ रहा है, तो यहां पर आ पूरा लिखना है। लेकिन हमको यदि लिखना है काम, यदि हमको लिखना है काम, तो यहां पे भी आ रहा है,
लेकिन हमने यहाँ पर मात्रा लगा दिया, ये मात्रा। तो ठीक है, यदि स्वतंत्र यहाँ पर आम में स्वतंत्र रूप से आ रहा है तो हमको पूरा लिखना है, वर्ण चिन्ह के साथ हमने आ लिख दिया। लेकिन काम में क्या है, यह मात्रा के रूप में आ रहा है तो हमको यहाँ पर खड़ी पाई लगानी पड़ती है, तो इससे स्थान की बचत होती है। इसके बाद रोमन लिपि में कई बार वर्ण मूक रहते हैं, जिनका उच्चारण नहीं होता, जो साइलेंट होते हैं, उनका उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे नो में के साइलेंट है, यहाँ पर के साइलेंट है और डब्ल्यू साइलेंट है, ए नो का बस उच्चारण हो रहा है। ब्रिज में क्या है, डी साइलेंट है, डी का उच्चारण नहीं हो रहा है। कलर में ये ओ का उच्चारण नहीं हो रहा है, सिर्फ सी का उच्चारण हो रहा है। तो देवनागरी में यह दोष नहीं है, देवनागरी में प्रत्येक वर्ण का उच्चारण किया जाता है। कुछ अपवाद को छोड़कर देवनागरी में अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों के लिए स्वतंत्र चिन्ह है, स्वतंत्र चिन्ह। इसके बाद देवनागरी में रोमन लिपि के समान कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर लिखने की समस्या नहीं है। इस प्रकार का वर्गीकरण अवैज्ञानिक भी है और अनावश्यक भी। जैसे रोमन लिपि में कहीं पर हमको स्मॉल लिखना है, कैपिटल लेटर लिखना पड़ता है, लेकिन देवनागरी लिपि में इस प्रकार की बातें नहीं है, इसलिए देवनागरी लिपि बहुत ज्यादा वैज्ञानिक है। देवनागरी लिपि में व्यंजन संयोग की पद्धति सर्वथा उपयुक्त है। संयुक्त व्यंजन तभी बनता है जब दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर्ण मतलब होता है शब्द, ध्वनि या आवाज ना हो। इनकी लिपि और वर्तनी में कोई अंतर नहीं होता, जैसे राज्य, मान्य, व्यवहार, अनुष्ठान। तो संयुक्त व्यंजन मतलब जैसे ज और या, ये दोनों मिलकर राज्य बन गए, ज या और ना या, और व और या, अनुष्ठान में आधा श और ठ। तो इस प्रकार यहाँ संयुक्त व्यंजन की भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। तो संयुक्त व्यंजन की जरूरत जब भी पड़ती है जब दो के बीच में कोई अन्य मिलती जुलती ध्वनि नहीं होती है। दो ह्रस्व, ह्रस्व मतलब लघु, लघु स्वर। दो ह्रस्व अथवा ह्रस्व दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आपने स्वर संधि पढ़ा होगा, संधि के नियम पढ़े होंगे। जब दो छोटे छोटे स्वर मिल जाते हैं, अ प्लस अ मिल जाते हैं तो आ बन जाता है, या फिर अ प्लस आ, ये दोनों मिल जाते हैं तो आ बन जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे हिम, हिम में क्या हो गया, यहां पर आ की मात्रा है, यहां आ जुड़ा हुआ है और यहां पर आ जुड़ा हुआ है, और ये दोनों मिलकर क्या बन गए, आ बन गए, हिमालय, है ना। हिम प्लस आलय, हिमालय। तो हिम में माँ में आ जुड़ा हुआ है और आ तो आ ऑलरेडी है ही, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गया, माँ के साथ में आ की मात्रा जुड़ गई, ये माँ हो गया और एक खड़ी पा यहां पर जुड़ गई, हिमालय। दीक्षा प्लस अंत, यहां पर दीक्षा में शा में क्या है, आ है, और यहां पर आ ऑलरेडी है पहले से, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए, शा में क्या है, इसकी मात्रा जुड़ जाती है, खड़ी पाई यहां पर लग गई। तो ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। तो ये आप समझ गए होंगे, इसको ज्यादा इसमें स्टेज देने की जरूरत नहीं, बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए। यदि आप इन चीजों को ढंग से समझ जाते हैं ना, तो परीक्षा में लिखने में आपको क्या है, कोई समस्या नहीं होती। तो हर चीज को यदि आप समझ के याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाता है। इसके बाद नासिक के ध्वनियां, सभी नासिक के ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह है। नासिक के ध्वनियां मतलब जो पंचमाक्षर होते हैं, पंचमाक्षर होते हैं, क ख ग गंगा गंगा, तो पंचम वर्ण है नासिक है, जिसका नाक से उच्चारण करते हैं। रोमन में अंगा, या अड़ा सभी को एन से लिखते हैं, मतलब रोमन में कोई अलग व्यवस्था नहीं, एन से इन चीजों को हम व्यक्त करते हैं, इन वर्णों को। लेकिन भारतीय भाषाओं में इनके लिए अलग से हम लिखते हैं, जैसे तृष्णा, विष्णु, प्राणायाम जैसे शब्दों को रोमन में लिख पाना असंभव है, क्योंकि हम एन का ही प्रयोग करते हैं। नागरी में विभिन्न मात्रा में स्वरों के नासिक्यकरण के लिए अनुस्वार और चंद्र बिंदु जैसे अयोगवाहों की उपस्थिति इसकी ध्वनि वैज्ञानिकता को पराकाष्ठा पर पहुंचा देती है। हिंदी में हम अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। अनुस्वार में नाक का प्रयोग थोड़ा ज्यादा होता है, मुंह से आवाज कम निकलती है, इसको बोलते हैं अनुस्वार। और अनुस्वार होता है जो पंचम वर्ण होते हैं, जैसे क ख ग घ अंगा, अंगा है, च छ ज ज इया है, पंचम अक्षर के लिए हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। और दूसरा होता है अनुनासिक। अनुनासिक को हम बोलते हैं चंद्र बिंदु से, ऐसे हम इसको दिखाते हैं। अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है ना, नाक और मुंह दोनों से अनुनासिक में हवा निकलती है, तो मुंह से ज्यादा हवा निकलती है। अनुनासिक और अनुस्वार, ये ध्यान में आपको रखना है। अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है, तो ये क्या है, इसको पराकाष्ठा तक पहुंचा देती है। बहुत ज्यादा वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें हम अनुस्वार के रूप में डांट लगा देते हैं, मस्ते लगा देते हैं, और अनुनासिक के रूप में हम इसको चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। इस लिपि में अन्य भाषाओं की ध्वनियों को ग्रहण करने की अद्भुत क्षमता है। जैसे अंग्रेजी से हमने अ को ले लिया है, जैसे कॉलेज, मतलब अन्य भाषाओं में जो ध्वनियां प्रचलित है उन ध्वनियों को भी हिंदी ने आत्मसात कर लिया है और अपने आप को समृद्ध कर लिया है। उन ध्वनि जैसे कॉलेज ना, तो हमने आ यहाँ पर ऐसे लाइन लिखते हैं हम, कॉलेज जब हम लिखते हैं तो यह ध्वनि कहाँ से आई हुई है, अंग्रेजी से आई हुई है। तो जब भी आप कहीं पर कॉलेज लिखते हैं तो हमेशा ये ध्यान में रखें, आपको ऐसे लिखना है।
कॉलेज आपको लिखना है तो आपको लिखना है ऐसे, कॉलेज, ये तो यहाँ पर हमने ले लिया है। तो ये आप समझ गए होंगे, कॉलेज वगैरह में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद फारसी, फारसी में कलम है ना, खत, गजल है ना, जख्म, जिंदगी, तो इसको हमने ग्रहण कर लिया है अरबी फारसी। उत्तर भारत की सभी लिपियां देवनागरी के ही रूप भेद हैं, उनमें अत्यधिक साम्य है, अतः एक लिपि को जानने वाला दूसरे लिपि को बहुत आसानी से समझ सकता है। मतलब हिंदी को क्या है, बहुत सारी भाषाओं को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, जैसे मराठी है, नेपाली है और संस्कृत है, हिंदी है, ऐसी बहुत सारी भाषाएं। वैसे ही उत्तर भारत में जो लिपियां प्रचलित हैं उनमें प्रायः समानता है, तो एक लिपि को जानने वाला दूसरी लिपि को बहुत आसानी से समझ सकता है। इसके बाद इस 18, इस पर किसी भाषा विशेष का आधिपत्य नहीं है, किसी एक भाषा के लिए देवनागरी लिपि प्रयोग में नहीं लाई जाती। जैसे मैंने आपको बताया, यह संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, मराठी, नेपाली आदि अनेक भाषाओं की लिपि तो है ही, अन्य किसी भी भाषा की लिपि होने की सामर्थ्य भी इसमें विद्यमान है। तो वास्तव में हम संस्कृत को, प्राकृत को, अपभ्रंश को, हिंदी को, मराठी को, नेपाली को देवनागरी लिपि में अथवा देवनागरी लिपि में तो लिखते हैं, लेकिन जो अन्य भाषाएं हैं उनको भी इसमें अभिव्यक्ति प्रदान करने की क्षमता है। जैसे अरबी फारसी में कोई चीज है तो उसको आप देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं, नुक्ता लगाकर। इसके बाद देवनागरी लिपि सुपाठ एवं सुस्पष्ट है। मतलब देवनागरी लिपि को पढ़ने में क्या है, बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि सभी ध्वनियों के लिए यहाँ पर अक्षर हैं, चिन्ह है हमारे पास। आधुनिक वैज्ञानिक युग में मुद्रण एवं टंकण की सुविधा भी लिपि की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। यह सुविधा भी देवनागरी लिपि में विद्यमान है, क्योंकि देवनागरी लिपि को लिखने के लिए इंटरनेट की दुनिया में, और ये जो आप पावर पॉइंट देख रहे हैं, हम किसका प्रयोग करते हैं, यूनिकोड का प्रयोग करते हैं। तो अब यूनिकोड में फोनेटिक कीबोर्ड की सहायता से बहुत ही आसानी से आप हिंदी को लिख सकते हैं। फोनेटिक कीबोर्ड है, यूनिकोड है, गूगल इंडिक कीबोर्ड है, गूगल हिंदी इंडिक कीबोर्ड, इनकी सहायता से आप बहुत ही आसानी से आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। इंटरनेट की दुनिया में आज जो भी देखते हैं वे सभी यूनिकोड के माध्यम से लिखा जाता है। इस प्रकार देवनागरी लिपि बहुत ही ज्यादा वैज्ञानिक है। आधुनिक युग वेग और गति का युग है, लेखन में शीघ्रता आवश्यक है। आशु लेखन की सुविधा सरकारी कार्यालयों की आवश्यकता बन गई है, जो देवनागरी में उपलब्ध है। पहले जो स्टेनो जो टाइपिंग होती थी, स्टेनो जिसको आशु लिपिक बोलते हैं, यह केवल अंग्रेजी में उपलब्ध था, लेकिन आजकल इसकी सुविधा हिंदी में भी उपलब्ध है। यहाँ तक कि आप बोलकर भी टाइप कर सकते हैं, है ना। स्पीच टेक्स्टर की सहायता से आप जो बोलेंगे वह भी हिंदी में टाइप हो जाता है। जैसे आप व्हाट्सएप में या फिर फेसबुक में या कहीं और आप बोलकर टाइप करते हैं, कोई संदेश भेजते हैं, तो यह सब इसी के नाम से मुमकिन हो पाया है। तो यह इस लिपि की वैज्ञानिकता को स्पष्ट करता है। अब बहुत ही आसानी से हम तेजी से अपना काम हिंदी में कर सकते हैं। 22वां, देवनागरी लिपि की एक विशेषता यह भी है कि यह भारत के बड़े भूभाग में प्रयोग में लाई जाती है। उत्तरी हिमालय से लेकर महाराष्ट्र और हरियाणा से लेकर बिहार, झारखंड तक इसका क्षेत्र फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। तो देवनागरी लिपि अथवा नागरी लिपि की व्यापकता बहुत बड़े क्षेत्र में भारत में व्यापक रूप से यह फैली हुई है। यह बहुत ज्यादा व्यापक लिपि है और इसीलिए यह पूरी तरह से वैज्ञानिक है और बहुत ही सफल लिपि है। हालांकि इसमें कुछ कमियां हैं जिन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। भारत का विपुल साहित्य भंडार इसी लिपि में लिखित है। संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश साहित्य इसी लिपि में। तो यह लिपि साहित्यिक दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा समृद्ध है, क्योंकि हमारे देश का जो बहुत ही प्रचुर साहित्य है, विपुल जो भंडार है साहित्य का, वह देवनागरी लिपि में ही लिखा गया है। जैसे संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश जो साहित्य है, इसको देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो यह इस भाषा की बहुत प्रमुख विशेषता है, जो इसकी समृद्धि को सूचित करता है, परिलक्षित करता है। इसके बाद देवनागरी लिपि का प्रयोग दक्षिण भारत में पहले से होने लगा था। दक्षिण की देवनागरी लिपि को हम नंदी देवनागरी लिपि कहते हैं। तो यह लिपि जो दक्षिण भारत में जिस नागरी लिपि का प्रयोग किया जाता था उसे कहा जाता था नंदी देवनागरी। और अब तक दक्षिण में संस्कृत पुस्तकों को लिखने में इसी लिपि का प्रयोग होता है। या फिर दक्षिण भारत है, तमिलनाडु विशेषकर, इनका जो संस्कृत साहित्य है यह बहुत ज्यादा समृद्ध है। तमिल भाषा भी अपने आप में बहुत ज्यादा समृद्ध भाषा है, बहुत प्राचीन भाषा है, संस्कृत की तरह है। तो उस समय जो संस्कृत की जो पुस्तकें लिखी जाती थी साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, तो वे देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती थी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और मध्य भारत में समस्त शिलालेख और ताम्रपत्र देवनागरी लिपि में ही लिखे गए। तो पहले जो राजा महाराजा थे वे शिलालेख और ताम्रपत्र लिखवाते थे अपनी प्रशस्ति में, या फिर कोई सिक्का जारी करते थे, या फिर कहीं पे कुछ युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त किया, कुछ नई घोषणा की, जैसे आजकल परिपत्र होता है, सर्कुलर। तो इसके लिए वे क्या है, देवनागरी लिपि का प्रयोग करते थे। इसका वर्तमान रूप अत्यंत नेत्राकर्षक है।
इसको देखने में बहुत ही सुंदर है, आंखों को बहुत ही आराम और सुकून महसूस होता है। गोल गोल बहुत सुंदर ढंग से लिखा होता है। आप देख रहे हैं कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत प्यारा दिखाई देता है देवनागरी। यह ध्वन्यात्मक और स्वनिमात्मक प्रतिलेखन एवं लिप्यंतरण, फोनेटिक एंड फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलिटरेशन के पर्याप्त अनुकूल है। मतलब जैसे आप जो बोल कर टाइप करते हैं, जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे वह टाइप होता चला जाएगा, इसके बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है। या फिर जो कैप्शंस चलते हैं, आपने देखा होगा वीडियो वगैरह में, जब से आप हिंदी आप कैप्शंस अलाउ कर देंगे तो हिंदी में लिखा हुआ जो आता है आपके उसमें यूट्यूब में, तो यह सब इसी के कारण मुमकिन हो पाता है। तो यह इस भाषा की वैज्ञानिकता को सूचित करता है, क्योंकि यह ध्वन्यात्मक है। जैसा जैसा हम बोलते हैं वैसे ही हमको स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, यदि आप सीसी करके हिंदी में कैप्शन को अलाउ कर देंगे तो जो जो मैं बातें बोल रहा हूँ आपको नीचे कैप्शन में लिखा हुआ दिखाई देगा। तो यह अन्य भाषा भाषियों के लिए है। जैसे हम अंग्रेजी में कोई फिल्म देखते हैं, अंग्रेजी भाषा में हमारी अच्छी पकड़ नहीं तो हम कैप्शन अलाउ कर देते हैं और वो हमको अंग्रेजी में लिखा हुआ नीचे कैप्शन हमको दिखाई देने लगता है, पात्र जो भी बात बोलते हैं। तो वैसे हिंदी में यह आजकल उपलब्ध हो चुका है। वैज्ञानिक एवं प्राविधिक उपयोग की दृष्टि से भी देवनागरी सर्वथा उपयुक्त है। कंप्यूटर आदि में लगातार इसका प्रयोग बढ़ रहा है तथा प्रयोग इस तथ्य को लगातार बढ़ रहा है। इसका प्रयोग इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है। आजकल आज जो भी काम आप अंग्रेजी में कर सकते हैं वह सभी काम हम हिंदी में भी कर सकते हैं। हिंदी में आप वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे मेरे आप 2 वेबसाइट आप देखते होंगे, आपने देखा होगा मेरे हिंदी शिखर वेबसाइट को और हिंदी अदब वेबसाइट को, जिसका लिंक मैं प्राय सभी वीडियोस में देता हूं। तो वहां पर उसको मैंने कैसे लिखा हुआ है, उसको मैंने अंग्रेजी में लिखा हुआ, हिंदी में टाइप हो गया है। जो आज ये मेरा पावर पॉइंट आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको मैंने यूनिकोड के माध्यम से टाइप किया हुआ है। इसको मैंने पूरी तरह से अंग्रेजी में लिखा हुआ है, लेकिन फोनेटिक कीबोर्ड की सहायता से वह हिंदी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया है। इसी प्रकार जो गूगल ट्रांसलेशन है या भारत सरकार का कंठस्थ 2.0 सॉफ्टवेयर है, वह इसे यूनिकोड के माध्यम से काम करता है। तो इस प्रकार इसके माध्यम से आप बोलकर टाइप कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं, कोई वेबसाइट बना सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। मतलब जो भी काम आप अंग्रेजी में कर सकते हैं वे सभी काम आप हिंदी में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की दृष्टि से भी हिंदी आज बहुत ही समृद्ध है, अंग्रेजी से कहीं भी पीछे नहीं है। और उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि रोमन, उर्दू, फारसी आदि लिपियों की तुलना में देवनागरी लिपि अधिक सुपाठ्य है, सुस्पष्ट एवं वैज्ञानिक है। विश्व का श्रेष्ठतम ज्ञान और विश्व का आदि ज्ञान इस लिपि में उपलब्ध है। यह इस लिपि की विशेषता है। इस लिपि के माध्यम से किसी अंग्रेजी के रोमन लिपि को या फिर रोमन, उर्दू, फारसी लिपि को यहाँ पर क्रिटिसाइज करने का प्रयास नहीं किया गया है, यहाँ पर सिर्फ तुलना किया गया है। क्योंकि दुनिया में जितनी भी लिपियां हैं, क्षमा चाहता हूँ एक बात बोलने में त्रुटि हो गई थी। जो पहला प्रश्न आता है जो टिप्पणी लेखन के लिए, जो 10 नंबर का आता है, उसके लिए आपको 150 शब्द में उत्तर लिखना होता है। और यदि 15 या 20 अंकों के लिए यह प्रश्न पूछा जाता है तो आपको लगभग 300 शब्दों में आपको उत्तर लिखना होता है। तो पहला जो प्रश्न है 10 नंबर का, उसके लिए 150 शब्द में उत्तर लिखना होता है। आप अपने प्रश्न पत्र को देख सकते हैं। और जो 15 या 20 नंबर के लिए यदि यह प्रश्न आता है तो लगभग आपको 300 शब्दों में उत्तर लिखना होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।